आज क्लास 12th का चैप्टर सेकंड करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें मैं स्मॉल लेटर ई कैपिटल सी से इंडिकेट कर रही हूँ शॉर्टली, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, अगर आपसे ये पूछे तो आप ये बोलोगे एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है इसका मतलब डेल्टा नेगेटिव होगा, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट केसी ग्रेटर देन लेते हैं। इस केस में ई सेल ग्रेटर देन 0 होता है और पॉजिटिव होते हैं, तभी रिएक्शन होती है। इसका रीज़न कि स्पॉन्टेनियस ही क्यों कह रहे हैं इसको कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, तो आप ये लिख सकते हो नो नीड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। यहाँ पे कोई बाहरी सोर्स नहीं दिया है, एक्सटर्नल सोर्स कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इसका सेटअप बनाया मैंने। इसके अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, जिसका सॉल्यूशन लिया उसी का इलेक्ट्रोड लेंगे जिंक। कॉपर सल्फेट है तो कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव साइन और यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव बोलने का मीनिंग यहाँ पर एनोड है और यहाँ पर कैथोड है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इस साइन को थोड़ा डार्क कर लेना, डिफरेंस करने में हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट है इसमें सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज जो है वो यू शेप लाइक स्ट्रक्चर है। यूज़ इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो क्या क्या है, KCl, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा मिक्सड विद जेलेटिन एंड अगार अगार। ये सब्सटेंस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इनकी आयनिक मोबिलिटी है कैटायन और आयनिक मोबिलिटी जो अनायन की है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स सेम का साइन बना रखा है। दिस वन, इसका रोल क्या है, तो ये सर्किट को कंप्लीट करती है, मेंटेन करती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। ये भी पूछते हैं, जैसे केस स्टडी क्वेश्चन में मैंने देखा था, सॉल्ट ब्रिज को अगर सडनली रिमूव कर दिया जाए, इफ सॉल्ट ब्रिज रिमूव्ड देन व्हाट हैपन, देन वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा, अप्रोच टू 0। तो आपको ये लाइन पता होनी चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज हटाने से वोल्टेज 0 हो जाता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मोस्ट कॉमन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली यूज़ होती है वो है गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेक्स सेल। इसका एग्जांपल दे रखा है डैनियल सेल। डैनियल सेल के लिए मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट लेना है। ये सील ये NCERT ने दे रखा है और शायद सेकंड पेज पे ही मेंशन कर रखा है कि केस इनके 3, तो आपको ये पता होना चाहिए 1.1 वोल्ट है। और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है तो मैं वो करा दूँगी, फिलहाल अभी ये देख लो आप क्या है। डैनियल सेल के लिए जैसे एक एग्जाम्पल लिया है रिएक्शन को, कॉपर पॉजिटिव प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने यही लिखा था जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, तो यही चीज़ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर है, देखो यहाँ पे चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है चार्ज, तो इसका मतलब रिडक्शन हुआ है। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव मतलब चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, चार्ज इंक्रीज़ हुआ। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करना है मुझे, तो कैसे करें, तो आईपैक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एनोड को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, कैथोड को राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ था यहाँ पर, देखो जिंक का, तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव लिखेंगे, दिस वन जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव। एक सिंगल लाइन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करती है, 2 डबल लाइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बना है, चार्ज डिक्रीज हुआ है तो कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। अब यहाँ पर इस 1.1 वोल्ट से कंपैरिजन कैसे हैं, 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस में मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल भी 1.1 वोल्ट लिया और एक्चुअल में सेल का पोटेंशियल भी दे रखा 1.1 वोल्ट। अगर ऐसा होता है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल और जो जनरली उस डिवाइस का पोटेंशियल अगर सेम होता है, तो उस केस में कोई फ्लो नहीं करता इलेक्ट्रॉन या करंट का और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है अगर लेस देन 1.1 वोल्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जिंक टू कॉपर रोड होगा, करंट का फ्लो इसके अपोजिट में होगा तो कॉपर टू जिंक रोड, एंड जिंक डिजॉल्व होगा एनोड पर और कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पर। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव करती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। ये 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड अपोजिट में आप क्या लिखोगे, ये जो जिंक डिज़ोल्व है यहाँ पर आप लिख देना, यही सेम स्टेटमेंट यहाँ लिखना, डिज़ोल्व की जगह डिपॉजिट लिख देना और डिपॉजिट की जगह डिज़ोल्व लिख देना, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैंने अंडरलाइन कर दिया दिस वन। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही सेटअप लेते हैं, एक ही बीकर के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव होता है।
ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर डीसी सोर्स यूज़ करते हैं। क्यों डीसी सोर्स यूज़ करते हैं? और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड ही होता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल में सिर्फ साइन चेंज होता है। करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेम है। देखो मैंने ये दोनों तो सेम बताने, लेकिन ये डिफरेंट था, इसीलिए अपोजिट इसका बता दिया मैंने आपको। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड है, तो करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड होगा। नेक्स्ट है डीसी सोर्स नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो क्यों यूज़ करते हैं डीसी करंट को? फॉर मेंटेनिंग द वन वे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक वे मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब दिस वन, ये इलेक्ट्रोलाइट है जिसका आप सॉल्यूशन लेते हो उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट, और ये इलेक्ट्रोड है जिंक। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। The electrode potential under condition of unit concentration of whole species in the half cell is called standard electrode potential। अगर आप सारी स्पीशीज कंसनट्रेशन 1 कर दो तो उसे हम स्टैंडर्ड वर्ड बोलने का मीनिंग ही है स्टैंडर्ड कंडीशन पर होना। नेक्स्ट है यूपेक के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है, अब उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्टली SEP लिख दिया। नेक्स्ट है सेल पोटेंशियल। क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल। आप जो 2 सेल यूज़ कर रहे हो कैथोड और एनोड पर, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे हम सेल पोटेंशियल कहेंगे। ये मेज़र होता है वोल्ट्स में। नेक्स्ट है EMF ऑफ द सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है जब करंट ड्रॉ नहीं होता, उस केस में हम EMF बोलते हैं। इसे भी मेज़र करते हैं वोल्ट्स में। ये डिपेंड करता है कि मेटल का नेचर कैसा है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर पर। इंडिविजुअल सेल का जो EMF है उसे आप मेज़र नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे SHE शी से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ यूज एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। 1 मार्क का फेवरेट क्वेश्चन है भी। इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज 0 वोल्ट। न्यूमेरिकल में हेल्प करता है ये कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 लेते हैं जनरली। कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का कंसिस्ट होता है कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। E0 जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैंने बताया इस सेल 0 लेते हैं तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 लेते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोले, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोले, 0 लेंगे। नेक्स्ट है रिडक्शन पोटेंशियल। अगर बोलता है निकालो जब हाइड्रोजन के केस में pH गिवन हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, -0.059 इंटू pH कर देना। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछता है तो +0.059 pH कर देना। NCERT पे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी है, मैं करा दूँगी। नेक्स्ट है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है एग्जाम्पल है उसके गोल्ड, प्लैटिनम, ग्रेफाइट भी होता है, NCERT देती है ग्रेफाइट का, तो आप ग्रेफाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत होते हैं तो आप एक्सेट्रा भी लिख दो। जनरली 3 है मेंशन है, तो आपको 3 ही है आई थिंक, गोल्ड, प्लैटिनम और ग्रेफाइट। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट है इसके बाद है नॉनेस्ट इक्वेशन। नॉनेस्ट इक्वेशन E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन में n 91 अपॉन में n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब E0 सेल कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको वैसे ही बता रखा है शॉर्ट वीडियोस में। E0 सेल इक्वल टू E0 बड़ी वैल्यू माइनस में E0 छोटी वैल्यू। आप ऐसे कर सकते हो E0 सेल निकालने के लिए। कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आप इसको और कैसे लिख सकते हो, बस 1, तो E सेल इक्वल टू E0 सेल। RTF की वैल्यू एक्चुअल में ये होती है, ठीक है। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं और फराड 96500 केल्विन होती है। फराड की वैल्यू याद रखनी है आपको। देन अगर मैं इन तीनों की वैल्यू पुट करती हूँ तो यही आता है 0.091। तो अगर ये
ना दे रखा हो तो आप ये न्यूमेरिकल के लिए तो आप ये यूज़ करोगे, लेकिन अगर MCQ आ जाता है तो उसके लिए आप ये याद कर लेना। और ln को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 लिखते हैं। तो मैं सेम चीज़ को लिखा, बस ln को लॉग लिख दिया, 2.303 आगे लिख दिया, सेम चीज़ लिखी हुई है फॉर्मूले में, RT एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट। अगर 1 फैराड होता क्या है, तो चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम 1 फैराडे बोलते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज है 1 मोल, तो चार्ज है ना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है इनोट सेल। इनोट सेल 0.0591 अपॉन में n log Kc, ये फार्मूला है। Kc को यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यहाँ पे डेल जी गिब्स एनर्जी है, एन नंबर ऑफ, इसे आप वैलेंसी बोल सकते हो, चार्ज भी बोल सकते हो, न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगी कैसे यूज़ करते हैं। एंड देन एफ फैराडे है, ई नॉट सेल बता दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2.303 RT log Kc, यहाँ पे Kc को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। दिस वन अगर आपसे मैक्सिमम वर्क पूछते हैं तो माइनस डेल जी नॉट निकालना होता है, तो एन एफ ई नॉट सेल। इफ़ ई नॉट सेल पॉजिटिव डेल जी नॉट नेगेटिव, तो सेल वर्क करेगी एंड रिएक्शन मतलब होगी, रिएक्शन फिजिबल कंसीडर करी जाएगी। न्यूमेरिकल में पूछते हैं 3 मार्क्स के। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव कर दे और डेल जी नॉट को पॉजिटिव कर दे तो सेल वर्क नहीं करेगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी और रिएक्शन जो है वो नॉन फिजिबल कहलाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन डेल जी स्टैंडर्ड 0, जब डेल जी स्टैंडर्ड 0 हो जाएगा तो Kc की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसे MCQ में बन सकता है। दिस वन इफ़ इलेक्ट्रोड आर आइडेंटिकल, अगर इलेक्ट्रोड सेम है तो उस केस में ई नॉट सेल की वैल्यू 0 लेते हैं। इक्विलिब्रियम पर डेल जी 0 होता है और ई सेल 0 होता है। ई नॉट सेल निकालने के बहुत सारे फार्मूले हैं, तो मैंने सिर्फ ऊपर तो ये न्यूमेरिकल यूज़ करने के लिए बताया है, अदरवाइज़ आपको फार्मूले याद करने हो तो आप ये कर सकते हो। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में ई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या फिर एनोड प्लस कैथोड, या फिर माइनस प्लस SRP प्लस माइनस SPP, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी ये ओनली वो आएगा दिस वन। एंड दिस पहले माइनस दिया, दूसरा प्लस, फिर माइनस, तो आगे पीछे आप देख लेना कैसे करना है इसको। नेक्स्ट वन ई नॉट, यहाँ पे राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इतना सारा याद ना करके आप एक ये याद कर लेना न्यूमेरिकल पर्पज से, एंड देन अगर आप फॉर्मूला मेंशन करना है तो ये याद कर लेना ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एंड देन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का केस अगर आता है तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोले pH की वन देके तो आप डायरेक्टली फार्मूला पुट कर सकते हैं। ई सेल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एन फैक्टर के होते हैं। जनरली पूछे नहीं जाते हैं, तो इस पेज में स्पेशली जो मैंने ब्रैकेट में दे रखे हैं आप वो थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक सीरीज़ है एलिमेंट की या आयंस की, जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का बताया जाता है। ये हेल्प करता है ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करने में, या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को एक्टिविटी सीरीज़, रिएक्टिविटी सीरीज़ या फिर इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ भी कहते हैं। यहाँ पर NCERT बोलती है कि नेगेटिव ई नॉट का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, और पॉजिटिव ई नॉट का मीनिंग है ई नॉट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो NCERT की टेबल के अकॉर्डिंग लिथियम जो है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो लोअर ई नॉट वैल्यू, नेगेटिव है ना तो इसीलिए ई नॉट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये आपको आई थिंक हेल्प कर देगा कोई ऑर्डर अरेंज करने में, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। देन मैं इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको बता दूंगी कैसे यूज़ कर रहे हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे मैंने लिखा ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाला कम रिएक्टिव होगा, जो सीरीज़ अभी मैं पढ़ाऊँगी। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई नॉट की पॉजिटिव वैल्यू। दिस वन ये सीरीज़ NCERT की है। तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, लाइक मैंने ऐसे पूरा लिखा हुआ है, मैंने इसके लिए ट्रिक लिखी हुई है। ले कर भारत सरकार का नाम, मांगे अली मकान, जान कर फेंके सीढ़ी, कोई नीचे सुनो प्यार है कोई, क्यों आई आज हांगकांग में ब्रिटेनिया पटाई, और किलो भर सोना लाई फ्री में।
तो मैंने ऊपर नेगेटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिविटी घटते 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 यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। तो मैंने ऑर्डर के अकॉर्डिंग बता दिया आपको क्या चीज़ है, वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उठ करके डिसाइड कर सकते हो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। देन ये टेबल हेल्प करती है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस चूज़ करने में। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का जनरली 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, तो ये मैं आपको जब करवाऊँगी वहाँ पर बता दूँगी। इन केस ऑफ कैटायन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के नीचे आता है वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो ये कैसे डिपॉजिट होगा, कैसे डिसाइड करते हैं, तो जमा कराऊंगी क्वेश्चन, उससे रिलेटेड बता दूंगी। और इन केस ऑफ अनायन आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करनी होती है। ओके, नेक्स्ट है दिस वन। इसके बाद है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड टॉपिक। पहले ये दिस वन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन में एरिया। रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन होता है कंडक्टेंस से। तो रेजिस्टेंस को मैंने लिख दिया 1/G। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का इन्वर्स रिलेशन होता है, रेजिस्टिविटी को लिख दिया 1/कप्पा और L/A को सेल कांस्टेंट बोलते हैं, जैसे मैंने G स्टार से रिप्रेजेंट किया। अदरवाइज मैंने यहाँ सब लिखा हुआ। इन सबसे रिलेटेड यूनिट पूछते हैं पेपर में, तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट R है यहाँ पे रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओम। G यहाँ पे कंडक्टेंस है, जिसकी यूनिट होती है साइमन या फिर महू या फिर पर ओम। इसके बाद है रो रजिस्टिविटी, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जिसकी यूनिट है ओम मीटर। यहाँ पे मैंने साइमन को छोटा एस लिखा हुआ, मतलब सिर्फ एस दिख रहा है आपको, तो इसका मीनिंग साइमन है। कप्पा कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है साइमन पर मीटर या फिर महो पर मीटर या फिर पर ओम पर मीटर। देन G स्टार जो सेल कांस्टेंट है, उसकी यूनिट होती है मीटर पर मीटर। आप इन सबको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, लेकिन SI यूनिट के अकॉर्डिंग तो मीटर ही इसीलिए यूज़ किया मैंने। ये सारी SI यूनिट है, पेपर में 1 मार्क में जनरली पूछते हैं ये भी, तो आपको यूनिट पता होना चाहिए। अदरवाइज न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करता है अगर यूनिट पता होती है। कई बार ऐसा होता है लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है कि गिवन क्या है, तो आप यूनिट से पता कर सकते हो एक्चुअल में गिवन क्या है। देन ये आई थिंक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी, इसकी 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है ये होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसे हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा अपॉन में कंसंट्रेशन इनटू में 1000। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी ही। अब यहाँ पे मैंने यूनिट लिखी है, कब ये यूज़ करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, डिपेंड करता है कि यूनिट क्या गिवन है। अगर मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल गिवन है और कप्पा की यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर गिवन है, तो आप मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर मीटर में दे रखा होगा तो उस केस में आप यूनिट अगर ये दे रखी है तो 1000 से डिवाइड कर देना। ये बहुत ही सिली मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 1 नंबर का फेवरेट क्वेश्चन, रीजन में पूछ लेते हैं। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन या फिर विद डाइल्यूशन या विद इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऐसे ही बोल सकते हैं। और बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो रीज़न बताना है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाते हैं, इसी की वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीज। अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं होती है तो आप फॉर्मूले से लिंक करके देख सकते हैं, इन्वर्स या डायरेक्ट रिलेशन, उससे आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो जनरली इस पर ग्राफ पूछते हैं। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl मैंने एग्जांपल दे दिया। अदरवाइज ग्रुप फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट दिखता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही कंसिडर किया जाएगा। NCERT KCl ही दे रही है, इसलिए मैंने सिर्फ KCl ले लिया। मोलर कंडक्टिविटी और ये, तो इसका ग्राफ डाउन होगा, डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिटिक एसिड दे रखा था NCERT ने CH3COH। उस केस में आपको ग्राफ ये बनाना है कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी का। प्लस 1 ये डेबी-हक्कल ऑन-सैगन इक्वेशन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम मोलर कंडक्टिविटी आसानी से बता नहीं पा रहे थे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देन प्लस 1 del m इक्वल टू del नॉट m माइनस a रूट c
यहाँ पर स्लॉग क्या है, -a, इंटरसेप्ट है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये जो ए है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे ही बोल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर इन्फानाइट का सिंबल बना दिया। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसकी 1 मार्क में बहुत बारी CPSC डेफिनेशन पूछ रखी है। वन कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोच टू जीरो, जब कंसनट्रेशन जीरो की ओर अप्रोच होती है तो मोलर कंडक्टिविटी को ही हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे दैट इज करके लिख दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होगी कब, जब कंसनट्रेशन अप्रोच करेगी जीरो की तरफ। इस ग्राफ से पता चल रहा है दिस वन, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट यहाँ टच नहीं होगी और कॉन्स्टेंटली बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट है, हाँ, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है स्टीपली विद डाइल्यूशन, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा है इन लो कंसनट्रेशन रीजन। लो कंसनट्रेशन रीजन आप इसमें देख सकते हो। देखो इस साइड तो कंसनट्रेशन है, पीछे की तरफ अगर मैं देखूँ, पीछे जाऊँ तो ये ग्राफ एकदम सीधे पैरेलल जा रहा है इस एक्सिस के, ठीक है। इस एक्सिस के अगर ये पैरेलल जा रहा है तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ लो कंसनट्रेशन रीजन मोलर कंडक्टिविटी, और जो कंसनट्रेशन का मैंने ग्राफ बनाया है उसमें बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका क्या मीनिंग है कि आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मेजर नहीं कर सकते। फिर कैसे डिटरमाइन करें, हाउ डिटरमाइन, तो बाय यूजिंग द कोलरिज लॉ यूज़ करके आप इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड कोलरिज लॉ या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये इसकी भी डेफिनेशन बहुत बारी पूछ रखी है। इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज अ सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड अनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंडिविजुअल कैटायन और अनायन का सम है, ऐसा कोलरिज लॉ बोलता है। नेक्स्ट वन इज दिस वन, एप्लीकेशन ऑफ कोलरिज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलरिज लॉ ये हेल्प करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस फाइंड आउट करने में। देन बाय यूजिंग दिस लॉ वी कैन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। देन मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इनसे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी। फिर डाइल्यूशन अल्फ़ा इंक्रीज रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आयंस। ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा बता रखा है मैंने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो इंक्रीज हो जाता है, तो नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट आएगी तो आप ऐसे लिख सकते हो, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। अब डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जेड। इन्हें क्या बोलते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, हमको मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्यू चार्ज हैं। अब जेड निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। ई कैसे निकालते हैं तो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी आपको। नेक्स्ट है फैराडे सेकेंड लॉ, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट जो है, अगर बहुत सारी सेल एक साथ कनेक्ट कर दें, दो या दो से ज़्यादा सेल, तो फैराडे सेकेंड लॉ यूज़ करते हैं, कितना मास डिपॉजिट हुआ है इससे पता चलेगा कंपेयर करके। तो इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल करा दूँगी। नेक्स्ट वन है अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हम यूज़ करते हैं, सो दैट कंसनट्रेशन ऑफ आयन सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट, ताकि कंसनट्रेशन जो है आयंस की वो कांस्टेंट है, ना एग्जैक्ट वैल्यू रेजिस्टेंस की आप मेज़र कर सको। तो ये खत्म होता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैंने फर्स्ट पेज पे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन ही लिखी थी, पूछते नहीं हैं, मैंने एक कोर्स के लिए बनाया था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रेज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, उससे या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, एक वर्ड नहीं लिखा, NCERT दोनों मेंशन करती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना, जब केमिकल कोई रिएक्शन हो रही है उसके दौरान जो एनर्जी निकली है उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन की स्टडी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे वोल्टेक सेल, गैल्वेनिक सेल, ऐसे बोल सकते हैं। नोड पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, कैथोड पर पॉजिटिव, तो इसे शॉर्टली ECC से लिखूंगी मैं। क्या है ये? एक ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। एग्जाम्पल में बैटरी और फ्यूल सेल हैं। इस यहाँ पे जनरली इस पे डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं पेपर में, जस्ट रटाफिकेशन ही है, लर्निंग है पूरा पॉइंट। बैटरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
प्राइमरी बैटरी, द सेल विच कांट बी रिचार्ज, एक ऐसी सेल जिसे आप रिचार्ज नहीं कर सकते उसे प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी कहेंगे। रीज़न क्या है कि क्यों ऐसा होता है कि रिचार्ज नहीं कर सकते अगेन, बिकॉज केमिकल रिएक्शन विद सेल्स आर इरिवर्सिबल, जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है वो इरिवर्सिबल होती है। एग्जाम्पल में प्राइमरी का ड्राई सेल या फिर लैक्लेंची सेल है, दूसरा है मरकरी सेल जिसका दूसरा नाम बटन सेल है। ड्राई सेल का यूज़ है, ये टॉर्च में यूज़ होता है, रेडियो में यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर में, क्लॉक में यूज़ होता है। देखा ही होगा आप सबने, टॉर्च, रेडियो, ट्रांजिस्टर में, क्लॉक में। नेक्स्ट है नॉट रिचार्जेबल, रिचार्जेबल नहीं है, क्यों? तो इसका तो रीज़न पूछते हैं कि ड्राई सेल रिचार्जेबल क्यों नहीं है। आप चाहो तो ये रीज़न भी हम लिख सकते हैं इरिवर्सिबल है, लेकिन इसमें एक रीज़न दे रखा है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि NH3 स्केप्स हो जाते हैं एंड प्रोडक्ट कांट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट बैक, वही इरिवर्सिबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल, जो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी। अभी यहाँ पे दूसरा फ्यूल सेल है, इससे रिलेटेड मैंने कंप्लीट कर दिया। फ्यूल सेल क्या होती है? द सेल इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब फ्यूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसे हम फ्यूल सेल कहते हैं। एग्जाम्पल है H2O2 फ्यूल सेल। ये थोड़ा अजीब लगता है, फ्यूल सेल लिया और H2O2 है, बेटा पूरा ही लिखना है H2O2 फ्यूल सेल। यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, 1 मार्क का फेवरेट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया है। एंड देन बेनिफिट्स क्या है? इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, अप्रॉक्स 70%, और नॉट क्रिएट अ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। फ्यूल इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे? हाइड्रोजन है, मीथेन है, मिथेनॉल है, एक्सेट्रा। एंड बेटर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैं। फ्यूल सेल प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी से अच्छा होता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो रीज़न दिया है मैंने, बिकॉज रन कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज रिएक्टेंट सप्लाई, जब तक आप रिएक्टेंट सप्लाई करते रहोगे ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। एंड प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड कंटिन्यूसली, और प्रोडक्ट रिमूव होते रहेंगे कंटिन्यूसली। जैसे यहाँ पे रिएक्शन पूछते हैं फ्यूल सेल की, तो एनोड पर होती है H2OH नेगेटिव प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर होती है ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस वाटर एरो 4OH नेगेटिव। नेट रिएक्शन क्या आएगी? इन दोनों से इलेक्ट्रॉन हट गए, 4H नेगेटिव हट गया, देन 2H2 बचा है, यहाँ पे ऑक्सीजन बचा है, ये 4H2 है। तो नेट रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं होती, कैथोड एनोड पर जो रिएक्शन है उसे ही लिखना होता है। देन ये अब इससे रिलेटेड बटन सेल से रिलेटेड, बटन सेल से रिलेटेड लिखा है सुटेबल है लो करंट डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट है यूज इन हेयरिंग एड्स, वॉचेस, इसमें यूज़ करते हैं। रीज़न भी पूछ रखा है इसका कि क्यों करते हैं, तो NCERT मेंशन करती है मर्करी सेल जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज देता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये कांस्टेंट वोल्टेज क्यों देता है? ऐसा क्या रीज़न है? और क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें कोई आयंस इन्वॉल्व ही नहीं होता नेट सेल रिएक्शन में, आयंस ना इन्वॉल्व होने के कारण इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है ड्राई सेल। ड्राई सेल का जनरली पोटेंशियल जो होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट एनोड जिंक कंटेनर, एनोड पर जिंक कंटेनर होता है, कैथोड पर कार्बन ग्रेफाइट की रोड होती है, सराउंडेड बाय अ मैग्नीज ऑक्साइड पाउडर एंड कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या होता है? तो मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। इसमें रिएक्शन को समझा रखा है, जैसे यहाँ पे जो जिंक है वो अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड +2 अमोनिया पॉजिटिव बनाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एनोड पर एक्सेप्ट रिएक्शन, तो जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, ये जो जिंक 2 पॉजिटिव है अब इस अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और ये बना देगा। तो ये जो अमोनिया प्रोड्यूस्ड हुआ है वो अमोनिया MnO2 से रिएक्ट करेगा, MnOOH बनाएगा, प्लस में अमोनिया बनाएगा। अब ये जो अमोनिया रिलीज़ हुआ है ये जिंक क्लोराइड के साथ, इस जिंक क्लोराइड के साथ ये जो अमोनिया है रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। नेक्स्ट है, आपको स्पेशली साइड वाले मेंशन नहीं करने हैं रिएक्शन के अंदर, सिर्फ ये मेनली लिखने हैं नेट रिएक्शन, तो आपको ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट बता रही थी कौन किससे रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है मरकरी सेल। एनोड पर जिंक मरकरी अमलगम यूज़ करते हैं, कैथोड पर पेस्ट है HgO और कार्बन का इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड। नाउ रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर अगर हम रिएक्शन देखें तो जिंक प्लस में 2OH नेगेटिव एरो जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर +2 इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड पर HgO +2 इलेक्ट्रॉन प्लस वाटर एरो Hg +2OH नेगेटिव। अगर आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन याद है तो नेट रिएक्शन आप खुद लिख सकते हो काट कर। नेक्स्ट है दिस वन सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है? द सेल विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन बट टेक अ लॉन्ग टाइम, जो सेल रिचार्ज अगेन एंड अगेन कर सकते हो लेकिन लॉन्ग टाइम लेता है ये। एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी जो जनरली यूज़ होती है ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में। निकल कैडमियम सेल है जिसकी मेरिट और डीमेरिट एज़ कम्पेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी बताना, तो मैंने लिख दिया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, दिस वन लेड स्टोरेज बैटरी फर्स्ट।
मेरिट्स क्या है, ये इजी हैंडल कर सकते हैं आप क्योंकि ये बहुत ही बल्कि लेस बल्कि है थोड़ा, एंड लॉन्गर लाइफ होती है इनकी, जबकि डीमेरिट्स में ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट वन है, ये जनरली मैंने एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वन है लेड स्टोरेज बैटरी, जो जनरली इस पर रिएक्शन तो बहुत बारी पूछी गई हैं, इसकी और फ्यूल सेल की। एंड लेड स्टोरेज बैटरी दोनों की तरह एक्ट करती है, गैल्वेनिक सेल की तरह भी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी। ये गैल्वेनिक सेल की तरह रिएक्ट करती है जब डिस्चार्ज हो रहा होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह एक्ट करती है जब रिचार्ज हो रहा होता है, रिचार्जिंग के दौरान। इस वन एनोड पर क्या रहते हैं, लेड, कैथोड पर रहते हैं लेड ग्रेड विद PbO2। रिएक्शन डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हो रही है वो लिख दिया। अगर आपको चार्जिंग के दौरान करनी है तो बस इस एरो को शिफ्ट कर देना, उल्टा कर देना, ठीक है। नेक्स्ट एनोड लेड प्लस सल्फेट, लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर लेड ऑक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फेट 4H पॉजिटिव, लेड सल्फेट वाटर बनेगा। नेट रिएक्शन दोनों कंबाइन करके लिख लेना। एंड ड्यूरिंग चार्जिंग के दौरान एनोड पर लेड सल्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है लेड में, और कैथोड पर लेड सल्फेट जो है वो PbO2 में कन्वर्ट हो जाता है। निकल कैडमियम सेल, एनोड पर कैडमियम होता है, कैथोड पर निकल ऑक्साइड होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक यहाँ पे KOH सॉल्यूशन होता है। रिएक्शन एनोड पर ये आप लिख लेना क्योंकि सेम है, क्योंकि मैंने इसे अभी जस्ट नोट्स बनाए हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर, ये जनरली याद ही करना होता है, इसलिए मैंने कुछ समझाने के लिए कुछ लिखा नहीं है, रिएक्शन रटनी पड़ती है इसको। एंड देन कोरोजन है इसके बाद। कोरोजन क्या है, द प्रोसेस इन विच मैटर रिएक्ट्स विद सब्सटेंस प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ सरफेस कंपाउंड। जब कोई मेटल रिएक्ट करता है जो एयर में सब्सटेंस, जैसे वाटर वेपर है, गैस है, कुछ भी जो मेटल एसिड बेस कुछ भी रिएक्ट करता है मेटल से, तो वो मेटल करोड होने लग जाते हैं, उस प्रोसेस को ही कोरोजन बोलते हैं। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड, बता दिया ही मैंने। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई, से आप प्रिवेंट कैसे करोगे, गैल्वेनाइजेशन से प्रिवेंट कर सकते हो, ग्रीजिंग या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन, जिसका दूसरा नाम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट है कवरिंग अ सरफेस विद पेंट और बाय सम केमिकल, जैसे कि बिस्फेनॉल। ये अभी तक पूछा नहीं गया है तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा है कोरोजन ऑफ आयरन कॉल्ड द रस्टिंग आयरन के कोरोजन को ही बोलते हैं। और कोरोजन के केस में रिएक्शन एनोड पर आयरन जो है N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, कैथोड पर O2 और H पॉजिटिव मिलकर वाटर बनाते हैं, तो नेट रिएक्शन यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा देना, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, देन इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे बैलेंस करके, एंड देन ये रिएक्शन बन जाएगी। तो नेट रिएक्शन भी इसकी याद रखना, ओके। देन चैप्टर कंप्लीट हो गया, थैंक यू।